गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे हाउ टू परफॉर्म डीबी ऑपरेशंस यूजिंग नोड.जेएस कोड। अगर हमें कोई डीबी ऑपरेशन करना है तो वो आप नोड.जेएस के कोड के थ्रू कैसे कर सकते हैं। अभी तक आप जितने भी डीबी ऑपरेशंस कर रहे हैं, अभी तक आपने जितने भी डीबी ऑपरेशन किए हैं वो आपने कैसे किए हैं बताइए। आप शेल ओपन करते हैं, शेल पे आप एसक्यूएल कमांड्स टाइप करते हैं, एसक्यूएल कमांड टाइप करते हैं और आप एंटर प्रेस करते हो और आपकी एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट होती है और आपका जो भी डीबी ऑपरेशन आप करना चाहते हैं वो आपका डीबी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। अभी तक डाटाबेस पे काम करने के लिए हमें एसक्यूएल कमांड लिखनी पड़ रही है, वो भी कहां पर, ब्लैक विंडो पर, जिसे आप क्या बोलते हो, शेल बोलते हैं। और उस पे आप कोई भी एसक्यूएल कमांड लिख के आप अपने डीबी ऑपरेशन कर सकते हैं। टेबल बनानी है, डाटाबेस बनाना है, टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स डालने हैं, टेबल का कॉलम अपडेट करना है, कोई भी डीबी ऑपरेशन करने के लिए अभी तक आप किस अप्रोच को यूज कर रहे हो, इस अप्रोच को यूज कर रहे हो। आज हम देखेंगे कि डीबी ऑपरेशन करने के लिए हम नोड.जेएस के कोड के थ्रू कैसे डीबी ऑपरेशन कर सकते हैं। जिसने कल का लेक्चर फॉलो कर रखा है, कल का लेक्चर ही आज मैं फिर से दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना। आज का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, आज का हमारा मकसद क्या है कि मैं नोड.जेएस का कुछ कोड लिखूं, कोड के माध्यम से मैं करना चाहता हूं, कोड के माध्यम से मैं क्या करना चाहता हूं, डीबी ऑपरेशन करना चाहता हूं। अभी तक आपने डीबी ऑपरेशन कैसे किए, शेल ओपन किया, एसक्यूएल कमांड्स लिखी और आपने अपने डीबी ऑपरेशंस किए। आज हम देखेंगे कि कोई ना कोई मैं कोड लिखूं और वो कोड जनरली किस लैंग्वेज का होगा, नोड.जेएस लैंग्वेज का होगा। नोड.जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट का मैं कोड लिखूंगा, कोई ना कोई मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा और उस कोड को लिखने के बाद मुझे उस कोड को क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट को हम बोलते हैं रन करना पड़ेगा और रन करने के बाद मेरा ऑपरेशन हो जाए। तो ऐसे इसके लिए मार्केट में एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अवेलेबल है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अवेलेबल है जिसे हम प्रिज्मा ORM बोलते हैं। ठीक है ना। अब प्रिज्मा क्या है, प्रिज्मा इज अ कंपनी, प्रिज्मा इज अ कंपनी और उस कंपनी का ORM इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कोई सॉफ्टवेयर, कोई हार्डवेयर, कोई सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो प्रिज्मा एक कंपनी है जिसने कौन सा प्रोडक्ट बना रखा है, ORM नाम का एक प्रोडक्ट बना रखा है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, prisma.io। ठीक है ना, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आप जाके देखोगे तो प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। मतलब इस प्रिज्मा नाम की कंपनी ने कितने प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, 3-4 प्रोडक्ट्स बना रखे। क्लियर है। इसमें से आप देखोगे ORM नाम का एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, और एक स्टूडियो नाम का प्रोडक्ट है। तो अभी आज जो हम यूज करेंगे ORM और स्टूडियो नाम के प्रोडक्ट यूज करेंगे। इसमें से ये जो ORM जो प्रोडक्ट है, इस ORM प्रोडक्ट को बोला जाता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ठीक है ना। सो प्रिज्मा वालों ने, प्रिज्मा कंपनी ने इस ORM प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से बनाया है कि ये किसी भी इट कैन वर्क ऑन एवरी काइंड ऑफ डेटाबेस, एवरी काइंड ऑफ डेटाबेस, लगभग सभी प्रकार के डेटाबेस पर ये काम कर सकता है। जनरली दो ही कैटेगरी होती हैं, जनरली दो ही कैटेगरी होती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बट मोस्टली कंपनी में दो टाइप की डेटाबेस यूज होते हैं। टाइप्स ऑफ डीबी मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो सीक्वल बेस्ड होता है और एक तो एसक्यूएल बेस्ड डीबीज होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, नो एसक्यूएल बेस्ड डीबीज अवेलेबल होते हैं। सीक्वल बेस्ड डीबीज आपने कौन कौन से काम कर रखे हैं, माई सीक्वल, मारिया डीबी, आपने पोस्टग्रेस। ठीक है ना, ये मार्केट के जो डेटाबेस मार्केट में अभी यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज में यूज होते हैं, ये पॉपुलर डेटाबेस हैं किस कैटेगरी के, सीक्वल बेस्ड कैटेगरी के। सीक्वल बेस्ड कैटेगरी मतलब इन डेटाबेस पे काम करने के लिए मुझे क्या चीज आनी चाहिए, मुझे एसक्यूएल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है ना। एसक्यूएल आपको पता है ना, एसक्यूएल में कमांड्स होती है, उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं और हमारा काम हो जाता है, हमारे डीबी ऑपरेशंस हो जाते हैं। सो अगर मुझे माई सीक्वल पे काम करना है तो मुझे क्या आना चाहिए,
एसक्यूएल। अगर मुझे मारिया डीबी पे काम करना है तो मुझे क्या आना चाहिए? एसक्यूएल। मुझे पोस्टग्रेस पे काम करना है तो मुझे क्या आना चाहिए? एसक्यूएल। क्योंकि इन सभी डेटाबेस पे एक ही लैंग्वेज चलती है और वो भी क्या? एसक्यूएल। आपको मुझसे बातचीत करनी है तो आपको दो लैंग्वेज आनी चाहिए, या तो आपको हिंदी बोलना आती हो या इंग्लिश बोलना आती हो। मुझे चाइनीज समझ में नहीं आती, मुझे रशियन लैंग्वेज समझ में नहीं आती, मुझे दुनिया की कोई सी भी दूसरी लैंग्वेजेस नहीं आती। तो हर सिस्टम के कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो उस सिस्टम से आपको बातचीत करने के लिए होनी चाहिए। तो हमारे पास ऐसे कुछ डाटाबेसेस हैं, अगर इस पर आपको इनसे बातचीत करनी है, इनसे आपको कोई काम करवाना है, डीबी ऑपरेशंस करवाने हैं, तो फिर आपको एसक्यूएल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है ना। मार्केट में दूसरे डेटाबेसेस भी होते हैं जैसे कि मोंगोडीबी। मोंगोडीबी, अब मोंगोडीबी पर आप जाइएगा, मोंगोडीबी, ये मोंगोडीबी एक वेबसाइट है, मोंगोडीबी एक डेटाबेस है, उसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसमें भी इंफॉर्मेशन को रखा जाता है, मगर इसमें इंफॉर्मेशन को रखा जाता है डॉक्यूमेंट बेस्ड। इसमें इंफॉर्मेशन को कैसे रखा जाता है? डॉक्यूमेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। जो भी जानकारी है वो डॉक्यूमेंट्स में रखी जाती है। ठीक है ना। तो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। तो प्रिज्मा वालों ने ओआरएम नाम का ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जो लगभग इन दोनों कैटेगरी के डेटाबेसेस पे काम कर सकते हैं। तो बताओ, डेवलपर्स को अब एसक्यूएल सीखने की टेंशन लेनी है क्या? नहीं। डेवलपर्स लोगों को सिर्फ क्या सीखना है? प्रिज्मा का ओआरएम फ्रेमवर्क को समझना है। अगर आपने ओआरएम फ्रेमवर्क को समझ लिया तो आप बताओ किन किन टाइप के डेटाबेसेस पे काम कर पाओगे? लगभग सारे। अगर आप सिर्फ एसक्यूएल सीखोगे तो आपको फिर आप सिर्फ एसक्यूएल टाइप के डेटाबेस पे काम कर सकते हो, आपको मोंगोडीबी पे काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि मोंगोडीबी में एसक्यूएल लैंग्वेज चलती ही नहीं है। ठीक है ना। तो डेवलपर्स के लिए ये चैलेंजेस था कि यार मुझे एसक्यूएल आता है तो मैं मोंगोडीबी पे काम नहीं कर सकता हूं, और मोंगोडीबी की जो चीजें हैं वो एसक्यूएल बेस्ड डाटाबेस पे काम नहीं करती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था। इसी चैलेंजेस को समझा किसने? प्रिज्मा नाम की कंपनी ने, और उसने एक प्रोडक्ट बना दिया, ओआरएम नाम का एक प्रोडक्ट बना दिया। प्रिज्मा कंपनी ने ओआरएम नाम का प्रोडक्ट बनाया और डेवलपर लोगों को क्या बोला कि आप सिर्फ ओआरएम सीख लो और आप लगभग सभी टाइप के डेटाबेस पे काम करने लग जाओ। आज की तारीख में इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है, क्योंकि ये अलाउ करता है डेवलपर को कि वो सीक्वल बेस्ड और नो सीक्वल दोनों ही डेटाबेस पर अपने सॉफ्टवेयर, अपने प्रोजेक्ट्स आप लोग बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। सो हम मोस्टली अब फोकस किस पे करेंगे? प्रिज्मा के ओआरएम पर फोकस करेंगे। अगर आपको कंपनी में कोई भी नया प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको 101% आपको फिर क्या यूज करना पड़ेगा? ओआरएम ही यूज करना पड़ेगा, प्रिज्मा का ओआरएम। सो समझ में आ रहा है। सो यहां पर हमने ये चीजें देखी हैं। अब मुझे कोई भी डीबी ऑपरेशन करना है, तो मुझे प्रिज्मा की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रिज्मा ओआरएम। ठीक है ना। सो यहां पर हम गए, ठीक है, यहां पर हम गए और यहां पर आप डॉक्स में जाना। डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी फ्रेमवर्क को, किसी भी लाइब्रेरी को, किसी भी कोड को अगर आपको समझना है तो उसके वेबसाइट पे जाके कौन से सेक्शन पढ़ना चाहिए? डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंटेशन। तो जिसने उस फ्रेमवर्क को बनाया है उससे रिलेटेड कंप्लीट ट्यूटोरियल, कंप्लीट जानकारी कहां मिल जाएगी आपको? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा आप ओआरएम पर जाना। ठीक है ना। ओआरएम पर आप गए, ओवरव्यू देख लेते हैं भाई प्रिज्मा ओआरएम क्या है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम प्रिज्मा को समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई प्रिज्मा क्या है, ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, हमें क्यों सीखना चाहिए प्रिज्मा, क्यों मैंडेटरी है। तो वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है ना। सो प्रिज्मा ओआरएम इज एन ओपन सोर्स नेक्स्ट जनरेशन ओआरएम। सबसे पहली बात, प्रिज्मा कंपनी का जो ओआरएम प्रोडक्ट है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब आप उस सोर्स कोड को पढ़ सकते हो, आप उस सोर्स कोड में चेंजेस कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो उस कोड में। इस चेंजेस करने के लिए आपको किसी की परमिशन जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को क्या बोला जाता है? ओपन सोर्स। ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो ओपन सोर्स नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस ले लो, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ले लो, क्या इनके सोर्स कोड इंटरनेट पर अवेलेबल है? क्या नहीं है। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो किस टाइप के कहलाते हैं? क्लोज्ड सोर्स। समझ में आ रहा है ना। क्लोज्ड सोर्स मतलब जिनका सोर्स कोड इंटरनेट पर पब्लिकली डेवलपर्स लोगों के लिए अवेलेबल
नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं उनके सारे सोर्स कोड मार्केट में अवेलेबल है और इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और बड़ी बड़ी कंपनी सबसे ज्यादा किसको प्रेफर करती है कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ओपन सोर्स के क्लोज सोर्स? ओपन सोर्स, क्योंकि कंपनी हर हर व्यक्ति पैसा बचाना चाहता है। समझ में आ रहा है ना, चाहे वो छोटा से छोटा व्यक्ति भी होगा ना, आपके घर में भी आपकी फैमिली में कोई भी होगा ना, आप पैसे की सेविंग सभी लोग करते हैं। आपके आपके पेरेंट्स होंगे या किसी कंपनी, कोई दुकानदार हो, कोई कंपनी हो, कोई बहुत बड़ी कंपनी, भाई पैसा सब बचाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना बात। तो बड़ी बड़ी कंपनीज या छोटी मोटी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाती है वो टेक्नोलॉजी क्या चूज करती है? ओपन सोर्स, ताकि उनको अननेसेसरी लाइसेंसिंग का कॉस्ट नहीं देना पड़े। समझ में आ रहा है। सो प्रिज्मा का जो ORM प्रोडक्ट है, इट इज ओपन सोर्स, वी कैन फ्रीली यूज इट। It is the next generation ORM. It consists of following 3 parts. इस प्रिज्मा ORM के अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आप देखो प्रिज्मा क्लाइंट। ये क्लाइंट क्या होता है? जब भी मैं क्लाइंट बोलूं मतलब दूसरी तरफ आपको समझ में आना चाहिए सर्वर। एक तरफ क्लाइंट होगा तो दूसरी तरफ सर्वर होगा, एक तरफ स्टूडेंट हो गए तो दूसरी तरफ टीचर होगा। समझ में आ रहा है ना। स्टूडेंट्स का काम क्या है भाई? क्वेश्चंस पूछना टीचर से, टीचर्स का काम क्या है? जवाब देना। उसी तरीके से प्रिज्मा के अंदर जो क्लाइंट टूल है वो सारे डीबी पर काम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक टूल है, ठीक है ना। तो क्लाइंट के माध्यम से आप अपने डीबी पर क्या कर सकते हो? क्वेरीज कर सकते हो, और डीबी का काम है रिस्पॉन्स देना। समझ में आ रहा ना। सो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यहां से ओपन कर लिया मैंने, फिर से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इमेजेस में गए, ठीक है ना। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये हम समझ लेते हैं, समझ में आ रहा है। सो यहां पर ये जो सर्वर है ये अब हमारे केस में ये क्या हो जाएगा? अब हमारे केस में ये डाटाबेस सर्वर हो गया, ठीक है ना। यहां पर हमारा क्या हो गया? डाटाबेस सर्वर, और ये हमारा क्या हो गया? प्रिज्मा क्लाइंट, ठीक है ना। तो प्रिज्मा जो ORM की जो लाइब्रेरी जैसे ही मैं इंस्टॉल करूंगा तो उसके अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसे हम प्रिज्मा क्लाइंट बोलते हैं। उस क्लाइंट का काम क्या है? रिक्वेस्ट करना। और डाटाबेस सर्वर का काम क्या है? रिस्पॉन्स देना। सीधा सा बात है। स्टूडेंट्स और टीचर का क्या रिलेशन होता है? बेसिकली स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर्स जवाब देते हैं। सेम यही फ्लो किसमें होता है? क्लाइंट और सर्वर में, ठीक है ना। सो जब भी आप प्रिज्मा लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे आपको कौन सा, उस प्रिज्मा लाइब्रेरी के अंदर एक टूल मिलेगा, एक ऐसी यूटिलिटी मिलेगी जिसे आप क्या बोलते हैं? प्रिज्मा क्लाइंट। एंड क्लाइंट विल रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म एनी क्वेरीज टू दी डाटाबेस सर्वर। तो डाटाबेस सर्वर पे कुछ भी पूछताछ करनी है, आपको कुछ भी क्वेरीज करनी है, तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? प्रिज्मा क्लाइंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके अंदर एक प्रिज्मा स्टूडियो है। जैसे प्रिज्मा स्टूडियो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है ना। तो अगर आपको डाटाबेस देखना है, टेबलें देखनी है, तो फिर आप किसका यूज करोगे? GUI का यूज करो। तो चलो हम 1 बाय 1 इसको देखते हैं, ठीक है। सो हाउ प्रिज्मा ORM वर्क्स। एवरी प्रोजेक्ट दैट यू यूजेस द टूल ऑफ प्रिज्मा ORM टूलकिट स्टार्ट विद प्रिज्मा स्कीमा। तो जब भी आप प्रिज्मा पर वर्क करते हैं तो आपको एक फाइल देता है जिसे हम स्कीमा फाइल बोलते हैं। उस स्कीमा फाइल के अंदर जनरली आपके डाटाबेस के कनेक्शंस का डाटा रहता है ना। उसके अंदर आपके मॉडल्स का डाटा होता है। तो मॉडल्स मतलब यहां पर आप देखना प्रिज्मा के अंदर जगह जगह आपको स्कीमा फाइल के अंदर मॉडल बोलने को मिलेगा। मॉडल मतलब सीधी सी भाषा में टेबल। मॉडल मतलब टेबल। तो जहां जहां पे भी मॉडल लिखा हो समझ लेना वो उसके टेबल की जानकारी। समझ में आ रहा है। तो मॉडल पोस्ट लिखा, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर किसका होगा? पोस्ट टेबल का। समझ में आ रहा है। यहां पर देखो यूजर, मॉडल यूजर, इसका मतलब ये ब्लॉक क्या करेगा? ये यूजर टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है, और जब मैं परफॉर्म करूंगा ये क्या बना देगा मेरे लिए? यूजर टेबल बना देगा। ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें मत समझा करो, सिंपल से समझा करो कि भाई मॉडल क्या है? मॉडल इज इक्विवेलेंट टू दी टेबल, है ना। सो मॉडल का जो स्ट्रक्चर है वो डिनोट करेगा हमारी टेबल को, कि मॉडल के स्ट्रक्चर में मैं कोई भी चेंजेस करूंगा और उसको परफॉर्म करूंगा तो मेरी क्या बन जाएगी? टेबल बन जाएगी। सीधा सा इतना सा आप समझो, ठीक है ना। सो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। आज की डेट का वर्क हम स्टार्ट करते हैं। आज हो गई हमारी 4 नवंबर 2025। इसको मैंने कोड डॉट कर लिया। कोड डॉट करने के बाद मेरे पास VS कोड एडिटर के अंदर बिल्ट इन टर्मिनल आ गया।
अब सबसे पहला काम है, किसी भी Node.js के प्रोजेक्ट पर आपको शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपके सिस्टम में क्या होनी चाहिए, package.json। और उस package.json को आप npm init dash y से बनाओगे, ठीक है ना। अगर ये y नहीं करो और npm init करके इंटर करोगे तो वो सब आपसे यही पूछेगा कि भाई वर्जन क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब यही टर्मिनल में आपसे पूछेगा। आपको बस इंटर करके जो भी आपको, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने इंटर किया वो सारी चीजें उसने करके ये हमारे लिए क्या बना दी, एक जेसॉन फाइल बना दी। जेसॉन का मतलब क्या होता है, JSON, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए package.json बन गई है, ठीक है ना। अब यहां पर हम देखते हैं इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी पूछ सकते हैं, चैट से भी पूछ सकते हैं। तो एक्सेसिंग योर डेटाबेस विथ प्रिज्मा क्लाइंट, तो आप प्रिज्मा के थ्रू हर टाइप के डेटाबेस पे काम कर सकते हो, बशर्ते वो डेटाबेस आपकी मशीन में हो और अप एंड रनिंग होना चाहिए। तो अभी बताओ मैं किस पे काम करना चाहता हूं, MySQL। तो MySQL मेरे सिस्टम में कैसे अवेलेबल है, विद द हेल्प ऑफ XAMPP। XAMPP ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें क्या प्रोवाइड कर देता है, लोकली MySQL का एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। ये XAMPP मैंने स्टार्ट किया। अब इसमें से मुझे किस पे काम करना है, MySQL डेटाबेस पे काम करना है, तो उसकी सर्विस को चालू करना जरूरी है। ये चालू कर लिया। अब यहां पर मैं जाके अपना शेल लिया। डाटाबेस तो मुझे मैनुअल बनाना पड़ेगा। आप सोचो कि डाटाबेस भी बन जाए डायरेक्टली प्रिज्मा के थ्रू, तो वैसा नहीं है। सो आप अपने डाटाबेस के अंदर जाइए, डाटाबेस के अंदर गए, शो डाटाबेसेस, ये आपने किया। अब यहां पर देखो, यहां पर मान लीजिए मुझे एक डाटाबेस बनाना है, क्रिएट डेटाबेस और anil_db, ठीक है ना। मैंने अपने नाम का डेटाबेस बनाया, आप भी अपने नाम का डेटाबेस बनाना। शो डेटाबेसेस, क्या अनिल नाम का डेटाबेस बन गया, बिल्कुल बन गया। अब आप इस टर्मिनल को मिनिमाइज कर लो। अब बाकी का सारा काम कौन करेगा, हमारे लिए प्रिज्मा करेगा। सिर्फ डाटाबेस बनाने का काम जो है वो मैनुअल आपको करना पड़ेगा टर्मिनल के थ्रू। बाकी टेबल बनाना, रिकॉर्ड्स डालने, रिकॉर्ड्स अपडेट करने, सब कुछ काम किससे हो जाएंगे, प्रिज्मा के थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हुआ। अब यहां पर जाके, यहां पर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे कि आपको द फर्स्ट व्हेन यू प्रिज्मा क्लाइंट इज इंस्टॉलिंग, ये आपको दो ये पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रिज्मा को यूज करने के लिए सबसे पहले प्रिज्मा डैश डैश सेव किया मैंने, ठीक है ना, npm इंस्टॉल प्रिज्मा। और ये जैसे ही कमांड को चलाऊंगा, यहाँ केयरफुली देखना आप, ठीक है ना। जैसे इस कमांड को आपके सामने मैंने चलाया तो क्या चेंजेस हुए, ये चीज आप देखना। सबसे पहली बात, नोड मॉड्यूल्स आ गया। नोड मॉड्यूल्स नाम की डायरेक्टरी आ गई। नोड मॉड्यूल्स नाम की डायरेक्टरी जनरली आ जाती है जब आप क्या चलाते हो, npm इंस्टॉल नाम की कमांड जब भी चलाओगे तब आपको किस टाइप की डायरेक्टरी मिलेगी, npm नोड मॉड्यूल्स। समझ में आया। और दूसरा आप देखना कि वो डैश डैश सेव लिखने से इस मेरी package.json में एक एंट्री नहीं आ गई, कौन सी, डेव डिपेंडेंसी। डेव डिपेंडेंसी का मतलब है डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, ठीक है ना। तो आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस समय डेवलपमेंट के दौरान जिन लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ रही है वो ये आ गई, ठीक है ना। सो ये डेव डिपेंडेंसी हो गई। अब अगला यहां पर मैं कर लेता हूं। अब अगली जो कमांड है उसमें डैश डैश सेव डैश डैश डेव नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या कमांड करेगी ये आपको देख लेना है। इसको मैंने कॉपी किया, यहां से मैंने पेस्ट किया और एंटर किया। अब देखना इस कमांड से क्या होगा। अब नोड मॉड्यूल्स तो पहले से बन चुका है तो ये दोबारा नहीं बनाएगा, उसको स्किप कर देता है, ठीक है ना। तो अब आप देखो, अब कौन सा किया गया, डिपेंडेंसी, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। सो डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी मतलब जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो वो किन किन लाइब्रेरी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसमें से कोई टूल्स होगा, कुछ होगा, तो जिन भी प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे उनकी कोई ना कोई डिपेंडेंसी होनी चाहिए। सो ये डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर देखो प्रिज्मा क्लाइंट आ गया। ये प्रिज्मा क्लाइंट ये वो टूल है जिसकी मैं बात कर रहा था। इस प्रिज्मा क्लाइंट की मदद से आप क्या किससे इंटरैक्ट कर सकते हो, डाटाबेस से इंटरैक्ट कर सकते हो। जब भी क्लाइंट आ जाए ना वर्ड कहीं सुनने को,
प्रिज्मा क्लाइंट, समझ में आ गया। सो प्रिज्मा क्लाइंट इज अ टूल और इट इज एन एंटिटी विच रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस सर्वर फॉर सम ऑपरेशंस एंड डेटाबेस सर्वर विल गिव सम रिस्पॉन्स। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे आपको कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है तो आप किससे करोगे, फिर प्रिज्मा क्लाइंट की मदद से। आपको कोई टेबल में कोई कॉलम बढ़ाना है, घटाना है, कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट करना है, कुछ भी करना है, तो भाई किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी अपने को, प्रिज्मा क्लाइंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि यही रिक्वेस्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है ना, कैसे, कोड के थ्रू। ठीक है ना, क्योंकि हमारा यही ऑब्जेक्टिव है। अब ये मैंने कर दिया, अब यहां पर हम गए, देन यू कैन रन प्रिज्मा जनरेट। प्रिज्मा जनरेट कमांड्स रीड योर स्कीमा एंड जनरेट प्रिज्मा client code. The code is generated into the node modules Prisma client folder by default। ठीक है ना। तो अब ये हमारे लिए क्या कर रहा है कि जैसे ही आपने ये किया, अब आप यहां पर क्या करोगे, npx prisma generate नाम का कोड रन करेंगे। ठीक है ना, तो ये तो मेरी लाइब्रेरीज हो गई, यहां से मैं रिफ्रेश भी कर सकता हूं, ये मेरी रिफ्रेश किया, और npx prisma generate, npx prisma generate command read your prisma schema and generate the client code। ठीक है ना, सो ये हमारे लिए क्लाइंट कोड जनरेट करेगा। ठीक है, सो स्कीमा फाइल नॉट फाउंड। सो यहां पर मैं इसका एक चैट पर गया और हमने कल का जो रेफरेंस लिया था वो हम यहां पर देख सकते हैं। ठीक है ना, कल का रेफरेंस हम लेते हैं। ठीक है ना, सो मैंने उसको बोला था कि हाउ टू यूज प्रिज्मा ORM Node.js, तो उसने बोला कि आप ये आप इंस्टॉल कर लो। उसके बाद आपको npx prisma init करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक फ्लो इस नोटपैड के अंदर एक फ्लो बना लेते हैं। ठीक है ना, कि पहले नंबर पे आपको ये कमांड चलानी है, दूसरे नंबर पे आपको ये चलानी है। ठीक है ना, ये कमांड चलाई, तीसरे नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिज्मा को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो npm prisma init दिस कमांड, this will create prisma dot schema file। समझ में आ रहा है ना, कौन सी कमांड क्या काम करती है, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। चीजों को केयरफुली ऑब्जर्व करो कि भाई किस कमांड से क्या हो रहा है। सो जैसे ही मैं npx prisma init कमांड करूंगा तो ये मेरे लिए क्या बना देगी, ये मेरे लिए दो फाइल बनाएगी, है ना। तो यहां पर आप देखना, एक तो .env, npx prisma init file will create a .env at the root of the project। ठीक है, सो जैसे ही मैंने प्रिज्मा इनिट किया, उसने मेरे लिए प्रिज्मा config.ts नाम की फाइल बना दी। ts मतलब टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है ना, सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारे लिए .env है और schema.prisma। ठीक है ना, schema.prisma नाम की फाइल क्रिएट करेगा। इट विल क्रिएट some files। The first one is .env and the second one is schema.prisma। इस फाइल के अंदर आपका लगभग टेबल का सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर अवेलेबल होगा। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पर इसको अंदर ओपन किया। सबसे पहला काम तो है कि आपको, क्योंकि प्रिज्मा के थ्रू आप किसी भी डेटाबेस पे काम कर सकते हो, तो वो कॉन्फ़िगरेशन आपको देनी पड़ेगी। सो यहाँ पर आपने डेटा सोर्स DB में आपको यहाँ पर क्या देना है, MySQL देना है। और आप देखो ENV और कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर कैपिटल लेटर में लिखी हुई है ना, तो वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट मिलेंगे कहां पर आपको, रूट लेवल पर। रूट लेवल मतलब जहां पर आपका प्रोजेक्ट शुरुआत हो रहा है, जहां पर आपका प्रोजेक्ट का सोर्स कोड पड़ा हुआ है, रूट लेवल पर .env नाम की फाइल होगी। और env का मतलब होता है इन्वायरमेंट। env का मतलब इन्वायरमेंट। .env इज एन इन्वायरमेंट फाइल। इन्वायरमेंट मतलब आप कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो,
उसके क्रेडेंशियल क्या है, वो सारी env फाइल्स के अंदर होती है। तो डेटाबेस यूआरएल के अंदर ये सारा हमारा डाटाबेस का क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग है। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आपने हटा दिया, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हटा दिया। अब आपको जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो आपने लिखा यहाँ पर माई सीक्वल, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर कल मैंने पूछा था उससे कि आई वांट टू कनेक्ट विथ माई सीक्वल लोकल होस्ट, तो उसने स्ट्रिंग का पैटर्न बता दिया था कि माई सीक्वल कॉलन स्लैश स्लैश, this is called your protocol, this is will be your username colon, this will be the password @hostname would be localhost colon port number 33063306। ये आप यहाँ पर इसका देखेंगे MySQL का पोर्ट नंबर क्या है, 3306 है, तो मैं 3306 से कनेक्ट करूंगा। स्लैश लास्ट में क्या होता है, और आपके अपने डेटाबेस का नाम। तो मेरा डेटाबेस का नाम अभी आपको पता है मैंने किस नाम का डेटाबेस बनाया, anil_db नाम का डेटाबेस, ठीक है ना। तो ये हो गई मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको क्या बोलते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपको बनानी पड़ेगी, डिपेंड करता है आप किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हो। मोंगोडीबी की कनेक्शन स्ट्रिंग अलग होगी, पोस्टग्रेस की कनेक्शन स्ट्रिंग अलग होगी, माईसीक्वल की अलग है, सब डाटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग अलग अलग होती है। तो अभी मुझे माईसीक्वल पे कनेक्ट करना है, तो ये माईसीक्वल की कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई, ये मैंने सेव किया। और स्कीमा फाइल के अंदर यहाँ पर मुझे अपना इसी स्कीमा फाइल के अंदर मुझे टेबल्स भी बनानी है, ठीक है ना। सो प्लान कर लेते हैं। तो मान लीजिए मुझे anil_db के अंदर मुझे एक टेबल बनानी है, students_tbl नाम की टेबल बनानी है। अनिल वाले डाटाबेस के अंदर मुझे किस नाम की टेबल बनानी है, स्टूडेंट्स नाम की टेबल बनानी है। और इस टेबल में मुझे 2-3 कॉलम लेने हैं, जैसे मैंने ले लिया आईडी, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का लास्ट नेम, ऐसे 2-3 कॉलम्स मुझे लेने हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आपको प्रिज्मा के अंदर कोई भी टेबल बनानी है तो उसका जो टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन आपको किधर करना पड़ेगा, schema.prisma फाइल के अंदर। सो यहां पर आपको लिखना है मॉडल, और मॉडल के बाद उस टेबल का नाम, उस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स है। तो यहां पर मैं स्टूडेंट का एस कैपिटल, ये कन्वेंशन है, ध्यान रखना है ना। तो जो भी टेबल बनानी है वो प्लूरल फॉर्मेट में, और स्कीमा के अंदर बना रहे हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लास्ट में आपको ये _tbl देना है कि नहीं देना है। अगर देना है तो लगा दो, ऐसे कर दो, बट जनरली ऐसे नहीं होता है, डायरेक्टली वो इस नाम से बनती है, ठीक है ना। और ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब यहाँ पर मुझे स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, मुझे ये तीनों कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये पहला कॉलम तो आईडी हो गया, दूसरा कॉलम कौन सा हो गया, एफ नेम हो गया, और तीसरा कॉलम कौन सा हो गया, एल नेम हो गया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम पता ही है आपको। कॉलम नेम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। कॉलम नेम कभी भी है ना, कॉलम नेम के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, जैसे फर्स्ट स्पेस नेम या एफ स्पेस नेम, ऐसे स्पेसेस अलाउ नहीं है, ठीक है ना, एक साथ लिखना है। ये हो गए। अब इनके आपको डेटा टाइप्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे, और वो डेटा टाइप किसके होंगे, प्रिज्मा के डेटा टाइप अपने, ठीक है ना। सो ये चीजें आपने डिफाइन करी, और यहाँ पर आप गए और आपको स्कीमा आप डिफाइन कर लीजिए, यहाँ से कुछ भी स्कीमा आप देख लीजिए। सो आईडी इंटीजर, आईडी डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट, ये आपको इस तरीके से देना है इसके अंदर, ठीक है ना। आईडी एटलीस्ट इनके बीच में एक स्पेस हो, ठीक है ना। सो और जो भी कॉलम है उसको आपको वैरकैट देना है, तो यहां पर आपको स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है। ये आपने स्ट्रिंग लिया, और ये आपने लिया। अब एक में आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क होता है, इसका क्या मतलब है, एक में क्वेश्चन मार्क नहीं है। सो आप यहां पर देखोगे ना, जब भी कोई कोड जनरेट होता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलती है। सो ये मेरा स्टूडेंट नाम की टेबल है, और इसमें कितने कॉलम्स बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे। अब ये प्रिज्मा के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग, इसमें एक के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं है और एक के आगे क्वेश्चन मार्क है, तो इसका क्या मतलब है। सो ये हम जीपीटी से पूछते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग
एंड स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, string means the field is required, string question mark means the field is optional, can be null or undefined in your code। ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया ऑप्शनल, मतलब इसका क्या मतलब हो गया, अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हो इसका मतलब मैंडेटरी, उसके अंदर वैल्यू होनी ही होनी चाहिए। मतलब आप जब एंट्री करोगे ना उसमें आप नेम तो डालना ही डालना है, भले ही सरनेम डालो या मत डालो, आपको मैंडेटरी क्या डालना है, आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम जरूरी नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति के इंफॉर्मेशन में 3 पार्ट में ले सकता हूं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब किसी का मिडिल नेम हो नहीं हो, जैसा मेरा नेम अनिल कुमार देवरिया, ठीक है ना, तो कुमार में लगाऊं या ना लगाऊं, तो कोई पर्टिकुलर कॉलम को ऑप्शनल है तो आप उसमें फिर किस टाइप से ले सकते हैं, इस टाइप से ले सकते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि भाई इससे होता क्या है। ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू नहीं भी डालोगे तभी एंट्री हो जाएगी, मगर जिसमें आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रखा है उस वाले कॉलम में आपको वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, दैट इज मैंडेटरी। समझ में आ रहा है ना, ये प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं। सो इतना हो गया। अब यहां पर हम जो है, अब यहां से हम गए, ठीक है ना। अब यहां पर हम देखेंगे सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अप्लाई द स्कीमा। सो हाउ टू अप्लाई द स्कीमा, सो npx prisma migrate dev, npx prisma migrate dev। तो जैसे ही आपने प्रिज्मा को इनिट किया था आपके पास एक वो फाइल बन के आई थी, स्कीमा फाइल बन के आई थी, एक स्कीमा डॉट प्रिज्मा फाइल बन के आई थी, उसमें आपने चेंजेस किए और आप चाहते हो कि इन चेंजेस को मुझे अप्लाई करना है, तो आपको npx prisma migrate dev ये कमांड चलानी है, npx prisma migrate dev, और आपको इस तरीके से इसकी माइग्रेशन फाइल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं गया और npx prisma migrate dev और इस कमांड को मैंने चलाया और missing env variables database url।
इसको अगर कुछ एक मिनट, स्क्रिप्ट फाइल को मैं चला रहा हूँ। वेरी गुड, आपने कर रखा है ये कल, तो आपने हटा के देखा होगा और फिर चल गए, शाबाश। ऐसा ही होता था, हम जब कॉलेज में थे तब हमारे फैकल्टी पढ़ाते रहते हैं और वो फंस जाते हैं, मतलब किसी ऐसे टॉपिक पे उलझ जाते हैं और कर रहे होते हैं, और एक लास्ट का बैक बेंचर हैंड रेस का, तो सर मैं हेल्प, वो आता है तो वो फिर वो बताता है। अच्छी बात है। इसका ये मतलब होता है कि डे बिफोर द क्लास समवन हैज परफॉर्म द क्वेश्चंस, जो भी चीज क्लास में पढ़ा रहे हैं आप लोग उनको परफॉर्म करें। तो क्लियर समझ में आया कि वो जो टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइल है वो कहीं ना कहीं वो कंफ्लिक्ट कर रही है, तो उसको मैंने रिमूव किया एज पर शुभम, मैंने उस फाइल को रिमूव किया, देन रन किया, तो देखो मेरी क्वेरी, मेरी कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। फाइनली उस कमांड ने मेरे लिए माइग्रेशन फाइल बनाई। सो माइग्रेशन फाइल क्या होती है? माइग्रेशन फाइल जो होती है, इट इज योर एसक्यूएल स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो ये उसने मेरे लिए एसक्यूएल स्ट्रक्चर बना दिया। अब एसक्यूएल स्ट्रक्चर बना दिया, उसके बाद यहां पर हम देखते हैं। सो अब मुझे यूज अनिल अंडरस्कोर डीबी शो टेबल्स, ये हो गए। अभी मुझे देखने के लिए किसका यूज करना पड़ रहा है? ब्लैक टर्मिनल का। इसको क्या बोलते हैं? CLI। क्या मतलब? कमांड लाइन इंटरफेस। सर आपको आउटपुट देखने के लिए भी कमांड चलानी पड़ रही, तो इसीलिए इस CLI इंटरफेस को बंद किया। अगर आप प्रिज्मा यूज कर रहे हो तो प्रिज्मा ने आपको एक GUI दे रखा है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे रखा है, जिसे आप क्या बोलते हैं? प्रिज्मा स्टूडियो। कि सर आपको उस ब्लैक टर्मिनल की जरूरत नहीं है अपना डाटा चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं ये देखने के लिए, आपको CLI की जरूरत नहीं है। प्रिज्मा वालों ने खुद ने अपना एक GUI बना रखा है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रिज्मा स्टूडियो। सो प्रिज्मा स्टूडियो इज वन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज यूज टू विजुअलाइज द डाटाबेस एंड टेबल्स इन अ GUI फॉर्मेट। ग्राफिकल यूजर इंटर फॉर्मेट में मुझे अगर देखना है तो इसको चलाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? प्रिज्मा स्टूडियो मुझे रन करना है। सो प्रिज्मा स्टूडियो को रन करने के लिए npx प्रिज्मा स्टूडियो ये कमांड है। सो फिफ्थ कमांड मेरी क्या हो गई? ये हो गई npx प्रिज्मा स्टूडियो। सो यहां पर मैं गया npx प्रिज्मा स्टूडियो, ठीक है ना। जैसे मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो ये मेरे लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च कर देगा। ये पूरा क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ये वेब बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वेब बेस्ड मतलब सॉफ्टवेयर को, इस GUI को चलाने के लिए आपको क्रोम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। गूगल क्रोम के अंदर आपको एड्रेस टाइप करना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा, जैसे कि PHP माई एडमिन के केस में, ठीक है ना। डाटाबेस देखने के लिए आपको PHP माई एडमिन के एड्रेस पे जाना पड़ता है। तो ये यहां पर आप देखें, दिख गया आपको ID, F नेम, लास्ट नेम, ठीक है ना। सो ये एड रिकॉर्ड, यहां पर मैंने अपना फर्स्ट नेम कर दिया और मैं इसको सेव किया, हो गया। क्योंकि लास्ट नेम को मैंने क्या बोल रखा था? ऑप्शनल। क्वेश्चन मार्क मतलब ऑप्शनल, उस वाले कॉलम में आप वैल्यू नहीं भी डालोगे तब भी एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दोबारा एक और रिकॉर्ड डालता हूं जिसमें ऑप्शनल वाली वैल्यू में तो मैंने डाल दिया, ठीक है ना। ऑप्शनल वाली वैल्यू में मैंने सरनेम डाल दिया मगर नेम नहीं डाल रहा हूं, जबकि नेम क्या है? मैंडेटरी है। अब मैं देखो वो शर्मा स्टोर हुआ क्या नहीं हुआ स्टोर, तो नल आ गया, एंट्री हुई नहीं। तो ऐसे ही रेस्ट्रिक्शंस है कि किसी कॉलम में आपको वैल्यू देनी है कि नहीं देनी है, वो कॉलम मैंडेटरी है कि नहीं है। अगर वो कॉलम ऑप्शनल है तो आप इस स्कीमा बनाते समय, आप जब प्रिज्मा की स्कीमा बनाओगे तो उस कॉलम का जो भी डेटा टाइप हो, लास्ट में आपको क्या दे देना है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मीन्स ऑप्शनल, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहां पर मैंने प्रैक्टिकली करके बता दिया है, ठीक है ना। सो प्रिज्मा स्टूडियो इज अ GUI फॉर डाटाबेस। सो व्हाट इज प्रिज्मा स्टूडियो? प्रिज्मा स्टूडियो क्या है?
Prisma Studio is a GUI software for database. किसी भी डाटाबेस का आपको अगर आउटपुट देखना है, टेबल देखना है, कुछ भी, और वो भी GUI के फॉर्मेट में, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, फिर प्रिज्मा स्टूडियो का यूज कर सकते हैं। अभी तक हम डाटाबेस को देखने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए किसका यूज कर रहे थे, GUI का, के टर्मिनल का, ब्लैक टर्मिनल का। कुछ भी काम करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे कमांड लिखनी पड़ रही थी। दैट विंडो इज कॉल्ड CLI। ठीक है ना। तो इंटरव्यू में पूछते हैं, कभी कभी पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CLI वर्सेस GUI। सो CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है ना। तो प्रिज्मा स्टूडियो हमारा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसमें मैं डेटाबेस को विजुअलाइज कर सकता हूं, डेटाबेस को देख सकता हूं, डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स को, टेबलों को, सब कुछ मैं किस फॉर्मेट में देख सकता हूं, ग्राफिक्स के फॉर्मेट में देख सकता हूं। ठीक है ना। तो ये प्रिज्मा स्टूडियो हमारा ये है। अब मान लीजिए मुझे और नई टेबल्स बनानी है, ठीक है ना, और भी मुझे टेबल्स बनानी है, तो मुझे क्या करना होगा, ठीक है ना, एक कोर्स नाम की टेबल बनानी है मुझे। ठीक है ना, कोर्स नाम की टेबल बनानी है, तो मैं कैसे बना सकता हूं, अगेन मुझे क्या करना होगा, स्कीमा के अंदर जाके एक और मॉडल को डिफाइन कर लिया, और दो मॉडल के नाम सेम नहीं हो सकते हैं। अगला मॉडल मतलब टेबल मतलब मॉडल, एक ही बात है। तो स्कीमा के अंदर उस मॉडल का जो कोड है वो वही कॉपी पेस्ट कर लो, एक का डिफाइन कर लिया, दूसरे को कॉपी पेस्ट कर लिया, और यहां पर मैंने कोर्स लिख दिया, कोर्सेस। ठीक है ना। सो ये कोर्सेस मैंने ले लिया, और यहां पर दैट इज माय कोर्स नेम, दैट इज माय कोर्स अंडरस्कोर नेम। ठीक है। कॉलम नेम कभी भी कैपिटल में नहीं आएंगे, पहली बार। कॉलम नेम के बीच में कभी भी स्पेसेस नहीं हो सकती। कोर्स स्पेस नेम इनवैलिड, कोर्स अंडरस्कोर नेम वैलिड। समझ में आ रहा ना। तो ये किया मैंने। अब जैसे ही मैंने चेंजेस करेंगे, इनको मैं दोबारा से फिर से क्या कर सकता हूं, माइग्रेट कर सकता हूं। ठीक है ना। सो अब माइग्रेट करना है मुझे, तो मैं वापस से मैं फिर से कर सकता हूं npx prisma migrate dev। जैसे मैं चेंजेस करूंगा, तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि इसमें से जो पहले जो आपने बना रखी थी, और इसमें अब नई एसक्यूएल आ जाएगी। ये कोर्सेस, ये देखो, ये नई माइग्रेशन फाइल आ गई। अब मैं वापस से npx prisma स्टूडियो से विजुअलाइज करता हूं अपने डेटा को, तो दोनों ही टेबलें अवेलेबल होगी हमारे पास। ये देखो, स्टूडेंट भी आ गई और कोर्स भी आ गई। ठीक है ना। अब मान लो कोर्स नेम के साथ साथ मुझे कोर्स फी भी डिफाइन करना है। अब टेबल तो बन चुकी है, बनी हुई टेबल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, तो मैं क्या करते थे हम, अल्टर टेबल ने, बट इधर तो हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रिज्मा ORM यूज कर रहे हैं। तो कुछ भी करना है तो फिर आपको प्रिज्मा की स्कीमा फाइल के अंदर डिफाइन करना है। ठीक है ना। कुछ भी आपको कॉलम बढ़ाने घटाने कुछ भी करना है, तो वो आपको मॉडल फाइल में करना पड़ेगा। अब यहां पर मैं ले लेता हूं कोर्स फी। ठीक है ना, कोर्स फी, इसको भी मैं स्ट्रिंग में ले लेता हूं अभी के लिए। तो मैंने कॉलम को ले लिया। अब मैं जाके दोबारा से मैं क्या कर सकता हूं, स्टूडियो को रहने देते हैं, क्योंकि स्टूडियो मुझे बार बार बंद करूंगा चालू करूंगा, तो इसका बेटर है कि दो स्प्लिट में कर लिए। और यहां से मैं npx prisma migrate dev dash init किया मैंने। ये देखो, तो ये मेरे लिए नई नई माइग्रेशन फाइल बनाता रहेगा। अब देखो, वो उसने क्या किया, नई क्रिएट टेबल नहीं बनाई, उसने कौन सी कमांड ऐड कर दी, अल्टर टेबल वाली। अल्टर टेबल नेम ऐड कॉलम नेम कोर्स फीस वेरकेर स्ट्रिंग नॉट नल। तो प्रिज्मा ORM वालों ने हर डेटाबेस को ध्यान में रखते हुए ORM को बनाया है, और उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया है कि सिर्फ आपको ORM आप समझ जाओगे ना, काम करने का तरीका सीखना है कि प्रिज्मा पर काम करने का तरीका अगर हमें आ गया, तो हम किसी भी टाइप के डेटाबेस पे काम कर सकते हैं। तो देखो, जैसे ही मैंने उस माइग्रेट किया उसको, तो दोबारा मेरा, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है ना, अब यहां पर चेंजेस अप्लाई नहीं हुए हैं, सो चेंजेस अप्लाई हम कर सकते हैं।
सो यहां पर मैंने लिखा हाउ टू अप्लाई न्यू टेबल कॉलम नेम चेंजेस। The output show initial migration ran successfully. Your MySQL database and will sync with the Prisma schema. New table changes, ठीक है ना। तो हमने नए टेबल चेंजेस किए हैं और उसके बाद सेव एंड रन द न्यू माइग्रेशन। ईच टाइम यू मेक अ न्यू चेंजेस इन योर स्कीमा यू मस्ट क्रिएट अ न्यू माइग्रेशन, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि जब जब भी आप अपने टेबल में कुछ भी चेंजेस करोगे तब आपको पुरानी माइग्रेशन फाइल की बजाय आपको नई माइग्रेशन फाइल लेनी पड़ेगी। सो ये डैश डैश नेम जो है ना, दिस इज योर माइग्रेशन फाइल नेम। सो यहां पर आप देखेंगे तो देखो ये जो है ना, ये इनिट, इट इज योर माइग्रेशन फाइल नेम, ठीक है ना। सो ये मेरा कौन सा माइग्रेशन होने वाला है, दिस इज माय सेकेंड माइग्रेशन फाइल, ठीक है ना। तो मैंने अपनी माइग्रेशन फाइल को क्या बोल दिया, सेकेंड माइग्रेशन फाइल। और जैसे ही मैं परफॉर्म करूंगा तो अब आप देखना, ये देखो ये बना। अब यहां पर आप देखना, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं और ये हुआ और इसको मैं रन करता हूं। अभी भी वही आ रहा है। यहाँ पर हम गए, कोर्स फी वाला कॉलम भी हमें जनरेट करवाना है। सो npx prisma जनरेट, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको एक टेबल बना लो जिसमें एक दो कॉलम ले लो, टेबल बन जाए उसके बाद आपको नए कॉलम कैसे अप्लाई करने हैं ये आपको इन्वेस्टिगेट करना है और आप ग्रुप में उसको रिपोर्ट करना कि सर इस तरीके से हम इसको चेंजेस कर सकते हैं। इफ यू ऐड अ न्यू कॉलम इन योर प्रिज्मा मॉडल बट इट डिडंट अपीयर इन योर डेटाबेस, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप टू फिक्स इट। सो दिस इज द न्यू कॉलम दैट आई वांट टू ऐड इट। Create new migration. I have created this new migration. The following migration have been applied and schema changes. So देखते हैं यहाँ पर क्या बोला उसने। नहीं हुआ, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि वो ब्लैक टर्मिनल में आ रहा हो कभी।
हाँ तो क्या आ गया ना, मतलब वो CLI में आ गया मगर वो प्रिज्मा स्टूडियो में GUI में अपडेट नहीं हो रहा। तो हो सकता है ये प्रिज्मा स्टूडियो का कोई बग हो, ये भी तो हो सकता है बग हो, तो क्योंकि मैं बार बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो हो नहीं रहा है वो। इट कैन बी अ बग, इट कैन बी अ बग बिकॉज आप यहां पर देखो, ये मैं डिस्कार्ड चेंजेस गोज ऑन, स्टिल यहां पर एक ही कॉलम दिखाई दे रहा है, बट रियल CLI में देख रहा हूं तो टेबल को मैंने डिस्क्राइब किया तो मेरे सारे कॉलम दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये बग हो सकता है, और हो सकता है इस प्रिज्मा ORM गिटहब पर किसी ने रिपोर्ट कर रखा हो, ठीक है ना, क्योंकि ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। इशू तो यहां पर आप देखो लगभग 2500 इश्यूज हैं, और इसी इशू में किसी ने इसको कर रखा होगा कि भाई वो कॉलम हम अपडेट करते हैं और होता नहीं है, तो किसी ने रिपोर्ट कर रखा होगा। शायद ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कभी कभी कुछ कुछ चीजें बग हो सकती है जो एक्चुअल बनाने वालों से रह रही हो, और वो हमारे बग को आइडेंटिफाई कर लेंगे, यार ये अनिल ने रिपोर्ट किया है और ये सही है, तो उसको फिक्स करके वो अपने नए वर्जन में शायद उसको ठीक करके दे दें। जैसे अब अभी 6.18.0 चल रहा है, तो हो सकता है 6.18.1 में ये वाला बग किसी ने रिपोर्ट कर रखा हो और इन्होंने ठीक करके ये नए वर्जन में उसको दे दे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बग्स बिल्कुल हो सकता है। तो फाइनल कंफर्मेशन आपको CLI पर मिल जाएगा, क्योंकि CLI झूठ नहीं बोलेगा। CLI में अगर आपको स्ट्रक्चर में दिख गया कि हाँ आ गया कॉलम, मतलब वो जो प्रिज्मा स्टूडियो की माइग्रेट डे वाली कमांड सक्सेसफुली चल गई है। क्लियर है। तो आज आप इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते चलो, खूब सारी टेबल्स बनाओ, खूब सारे कॉलम्स बनाओ, घटाओ, है ना, उनमें मॉडिफिकेशन करो। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यह था कि मैं एक कोड लिखूं और उस कोड को मैं रन करूं और मेरे DB ऑपरेशन हो जाए। मैंने एक कोड लिखा, मैंने टेबल की स्ट्रक्चर का कोड लिखा, schema.prisma नाम की फाइल में कोड लिखा, मैंने एक कमांड चलाई, npx prisma migrate dev कमांड चलाई, उसको उस कमांड को मैंने रन किया, और वो जो कमांड चलाई वो कोई SQL की कमांड नहीं है। npx prisma migrate dev, इज इट SQL कमांड? इज इट SQL कमांड? नो, ये कोई SQL कमांड नहीं है, ये प्रिज्मा फ्रेमवर्क की, प्रिज्मा लाइब्रेरी की एक रेलेवेंट कमांड है, जिसमें आप स्कीमा फाइल में कुछ भी चेंजेस करोगे और इस कमांड को चलाओगे तो आपके DB में वो वैसे काम हो जाएंगे जो आपने मॉडिफिकेशन के लिए बोले। ठीक है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि somehow we can write a JS code, somehow we can write a particular code, we can execute it, and some DB operation will be performed. So this can only be done using Prisma ORM. अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में बस ये Prisma ORM ही है, हो सकता है इसके अलावा भी और मार्केट में कुछ और भी अवेलेबल हो, बट इंडस्ट्री में जो सबसे टॉप यूज हो रहा है वो यही है। और हमें भी कौन सा सीखना चाहिए? जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज में आ रहा है। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर आप जाओ, लिंक्डइन पर आप जाइए, और यहाँ पर आप जॉब पोस्ट में देखेंगे तो Node.js के डेवलपर्स की अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ डायरेक्ट प्रिज्मा तो नहीं होगा, यहाँ पर Next.js के लिए आप सर्च करो कि ये लिंक्डइन क्या है, ये एक ऐसी सोशल एक वेबसाइट है जिस पर जॉब पोस्ट होती है। ठीक है ना, ऐसी हजारों वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कॉग्निजेंट है, इस कॉग्निजेंट में इन्होंने क्या मांगा है, क्या Next.js मांगा है इन्होंने, ये देखो नेक्स्ट मांगा है, तो नेक्स्ट की जगह इन्होंने ORM, अगर मैं देखूं और भी देखो, आप सर्च करो कहीं पर आपको ORM मिल जाएगा। ये प्रिज्मा आप सर्च करो, इस कंपनी में नहीं, कहीं ना कहीं आपको ये रिलेवेंट स्किल होनी चाहिए। ठीक है ना। तो रेलेवेंट स्किल है कि जहां पे भी Node.js है और डाटाबेस पे काम करना है, जहां पे भी Next.js है डाटाबेस पे काम करना है, तो प्रिज्मा मैंडेटरी है। प्रिज्मा के थ्रू आपको मल्टीपल टेबल्स बनानी है और वर्क करना है। ठीक है ना। और नई नई कमांड आपको रिसर्च करनी है, सीखनी है।
आप सिर्फ मेरे भरोसे मत बैठे रहो कि सर ने ये 3 कमांड बता दी, 3 के अलावा चौथी में कभी ना सीखूं, ये ऐसी सोच आपको नहीं रखनी है। आपको ये रखना है कि सर ने इतना बता दिया तो आगे इसमें और क्या क्या चीजें हैं ये मैं खुद से भी रिसर्च कर पाऊं, आगे से आगे चीजें सीखा करो, ठीक है।